हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी6 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रेक्टिफायर। ठीक है, क्या रहेगा? रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं अपन हिंदी में दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनका अपन उपयोग करते क्यों हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई डायोड, और डायोड का जो अपन उपयोग करेंगे वो किस लिए करेंगे? सामान्यतः अपन डायोड का जो उपयोग करते हैं वो करते हैं एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए। यानी कि एसी को अगर आपको डीसी में बदलना है तो एकदम आसान जो तरीका वो क्या, अपने पास डायोड। और डायोड का अगर अपन मतलब एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? दिष्टकारी। तो इसका मतलब ये नहीं होता यहाँ पर कि डायोड को अपन दिष्टकारी बोलेंगे हमेशा कि मेरे पास कोई डायोड पड़ा है, ये क्या है, अपन ऐसे थोड़ी बोल देंगे ये दिष्टकारी। नहीं, जब अपन उसका उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए लेंगे तभी वो क्या कहलाएगा? एक दिष्टकारी। एसी को डीसी में, ना कि डीसी से एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलने के लिए बहुत सारे अपने इक्विपमेंट की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, परंतु एसी को अगर डीसी में आपको परिवर्तित करना है तो ज़्यादा इक्विपमेंट लगाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा डायोड लगाओ और आसानी से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए जब अपन डायोड को काम में लेंगे उसी को अपन क्या बोलते हैं? दिष्टकारी बोलते हैं। ठीक है, और दिष्टकारी कई प्रकार के होते हैं। ये नहीं होता कि दिष्टकारी एक ही प्रकार का होता है। जिस शब्द से आपको पता लग रहा है कि दिष्टकारी है तो एक डायोड ही दिष्टकारी है, यहाँ पर नहीं। एक दिष्टकारी परिपथ बनाने के लिए मतलब अलग अलग परिपथों का यूज किया जाता है। जैसे सिंगल फेज में अलग हो गया, 3 फेज में अलग हो गया, और सिंगल फेज भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रकार की। तो दिष्टकारी जो परिपथ होते हैं वो होते हैं हाफ वेव, हाफ वेव यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। एक होता है अपने पास फुल वेव, और एक होता है अपने पास ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, और एक होता है अपने पास 3 फेज का। तो अपन इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है, इसके जो मान होते हैं, सामान्यतः क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हाफ वेव से वो क्या क्या पूछे जाते हैं, पूरी बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। अगर वीडियो फिर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको मान बताऊंगा, यानी बहुत सारे मान हैं जिनको अपन जिस प्रकार अपने पास RMS वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, वो कहाँ से आती है, किस प्रकार अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी बहुत सारे मान होते हैं, उनको अपने को क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना पड़ता है। परंतु मैं आपको इस वीडियो में उनको ज्ञात करना नहीं सिखाने वाला। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ मान बताऊंगा साथ साथ में, और कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप DMRC पेपर दोगे या मतलब किसी भी चीज़ की एग्जाम देते हो तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। और आप पुराने पेपरों उठा के भी देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप ये सोच कर कन्फ्यूज हो जाते हैं आपने हमारी बुक में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बुकों में वो होता है पहले से। पर कई बार क्या होता है, सिलेबस कम और ज़्यादा करके अपना घटा देते हैं, बुकों से घटा दिया जाता है सिलेबस। तो आप इसी वीडियो पूरा देखना, पूरा मान मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो साथ में नोट्स भी आप इसके बना लेना। ठीक है, तो देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, जैसे सबसे से आपको पता लग रहा है हाफ का मतलब क्या होता है? अर्ध तरंग। ये क्या करेगा? अर्ध तरंग को रेक्टिफायर करेगा। तो नाम क्या पड़ेगा इसका? इसलिए हाफ वेव। तो इसके लिए अपने क्या चाहिए? एक परिपथ चाहिए। परिपथ कैसे बनेगा? आपको चाहिए एक ट्रांसफॉर्मर, वो भी ट्रांसफॉर्मर कौन सा? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ये क्या हो गया मेरे पास? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई का मतलब क्या होता है? जो वोल्टेज को क्या कर दे? घटा दे। यानी प्राइमरी में अपन ज़्यादा देंगे और सेकेंडरी में आपको क्या मिलेगी? कम वोल्टेज मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कितनी? 230 वोल्टेज, और यहाँ पे ज़्यादा वाइंडिंग है। जिस तरफ ज़्यादा वाइंडिंग होती है वहाँ पर अगर अपन ज़्यादा देते हैं तो कम वाली वाइंडिंग की तरफ आपको वोल्टेज क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है, तो मतलब टर्नों के ऊपर डिपेंड करती है वोल्टेज, सबसे ज़्यादा टर्नों पे डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं मान लीजिए 230 दे रहा हूँ, वाइंडिंग बड़ी है तो यहाँ पे सीधी सी बात है कम ही मिलने वाली है वोल्टेज। और मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई यानी वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे मैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर ले रहा हूँ। तो याद रखें कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लिया जाता है? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज को क्या करना है? घटाना है। घटाकर वोल्टेज को एसी को डीसी में परिवर्तित करना है। अब लेके आऊँगा मैं एक डायोड, सामान्य PN जंक्शन डायोड यहाँ पे लेके आऊँगा। ये हो गया मेरे पास एक PN जंक्शन डायोड। ठीक है,
तो ये डायोड मैंने लगा दी यहाँ पर, ये रहा मैंने क्या लगा दिया डायोड। और यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी मुझे लोड की। लोड के रूप में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप प्रेस ले लो, हीटर ले लो, या कोई प्रतिरोध ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया मेरे पास लोड, ये हो गया मेरे पास एक डायोड, ये हो गया मेरे पास एक ट्रांसफार्मर, ये होगी मेरी सप्लाई। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी आउटपुट। अब आउटपुट कैसे मिलेगी, किस प्रकार की मिलेगी, जब मैं एसी होती है आपके ये मेरे पास एसी, तो एसी के बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि एसी किस प्रकार चलती है। ये कौन सी एसी है, साइन वेव। साइन वेव को मैं किस में चेंज करूँगा, डीसी में। अब यहाँ पे साइन वेव मतलब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वापस क्या हो गया प्लस, ये वापस क्या हो गया माइनस। ये सामान्यतः क्या है, एक एसी वाली साइकिल, सामान्य साइकिल है, ठीक है। और यहाँ पर जब मान लीजिए एक बार प्लस बना तो यहाँ पर क्या बनेगा प्लस, यहाँ पे माइनस बना तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस। वापस थोड़ी देर बाद में साइकिल चेंज होगी, माइनस में जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस। क्योंकि धारा की दिशा क्या हो जाती है एसी के अंदर, चेंज, बार बार चेंज होती है धारा की दिशा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती राशि। तो जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। यानी कि समान पोल बनेंगे, सामने वाले में समान पोल कटेंगे। अब कटने की वजह है वो इनकी करोड़ ट्रांसफार्मर की, उसके बारे में अपन ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में बातें करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि इसकी जो पावर है, इस ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगी, इसके अंदर, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस बनेगा, क्या बनेगा प्लस, तो ये डायोड, ये वाला सिरा कौन सा है एनोड, ये वाला सिरा कौन सा है कैथोड। तो एनोड को जब प्लस मिलेगा तो आप सभी को पता है, मैंने अभी पढ़ाया भी था आपको पिछले वाले जो वीडियो अपने रहे हैं डायोड वाले, उनके अंदर कि एनोड को अगर एक पीएन जंक्शन डायोड है, उसको एनोड को अगर आप पॉजिटिव देते हो, क्या देते हो पॉजिटिव एनोड को, तो इसका मतलब वो डायोड कौन से क्रम में जुड़ेगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर। कौन से क्रम में, फॉरवर्ड बायस में। जब आप इसको प्लस दोगे तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जुड़ गया, तो आपकी करंट की दिशा यहाँ पे इस प्रकार बहेगी, ठीक है। क्या बहेगी करंट की दिशा, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल गया प्लस, ठीक है, इस पर प्लस मिल गया। अब थोड़ी देर बाद में साइकिल यहाँ पे पहुँचेगी, माइनस पे पहुँचेगी, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी चेंज, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, ठीक है। क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस। जब माइनस होगा तो डायोड आपके कौन से क्रम में जुड़ गया, रिवर्स बायस के अंदर, यानी एनोड को क्या मिल गया माइनस। अब जब कोई डायोड आपकी रिवर्स बायस में जुड़ जाता है, तो मैंने आपको जो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की कार्य प्रणाली बताई थी, उसके अंदर ये बताया था कि अगर आपका डायोड रिवर्स बायस अवस्था में जुड़ गया तो वहाँ पे उसका जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डायोड आपके ओपन सर्किट की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पे डायोड में से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। यानी ये सप्लाई मिलनी चाहिए थी मुझे, पर मिली नहीं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर बाद में आपकी करंट की दिशा वापस क्या होगी, प्लस में जाएगी, तो डायोड यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस। जब प्लस बनेगा वही बात हो गई कि आपका जो एनोड है वो कौन से क्रम जुड़ गया, फॉरवर्ड बायस के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस में जुड़ गया तो आपकी करंट यहाँ पे प्रवाहित लोड की तरफ होगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा प्लस, यानी इसके अंदर डायोड के अंदर प्लस आपके मिल रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद में वापस साइकिल क्या होगी माइनस में, तो आपका डायोड क्या होगा रिवर्स बायस के अंदर, तो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये आपकी साइकिल क्या बच गई खाली। तो आपको मिली कौन सी यहाँ पे, इस प्रकार प्लस वाली मिली, तो माइनस वाली नहीं मिली, फिर बीच में जगह तो खाली रहेगी, वापस कौन सी मिलेगी प्लस। यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस प्लस वाली साइकिल मतलब हाफ साइकिल मिल रही है। क्या मिल रही है, हाफ साइकिल। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या पड़ गया, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो समझ में आ गया होगा क्या इसका जो नाम पड़ा है हाफ वेव कैसे पड़ा होगा, ठीक है। तो अब जो बात करते हैं ये करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें जो मैं सप्लाई आवृत्ति जो दे रहा था, आवृत्ति मान लीजिए मैं आवृत्ति कितनी दे रहा था, 1 2 चक्कर काट रही थी, तो आवृत्ति कितनी दे रहा था 2। जब मैंने इसको परिवर्तित किया इसी को डीसी में, तो आपको 1 2 यानी आपको यहाँ पे जब एसी को डीसी में परिवर्तित किया तो यहाँ पे प्योर डीसी में चेंज नहीं हुआ। प्योर डीसी कैसे होती है आपकी, इस प्रकार। तो इसमें तो चेंज हुआ नहीं, तो आपको इस प्रकार की डीसी में यानी कि प्लस सेटिंग डीसी आपको यहाँ पे मिली, यानी परिवर्तनशील डीसी आपको यहाँ पे मिली। तो ये होती है प्योर डीसी, ये होती है प्लस सेटिंग, यानी बार बार चेंज होने वाली डीसी है। तो डीसी इसकी सिर्फ थोड़ा बहुत मान चेंज हो रहा है, परंतु दिशा यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। जिसकी मान और दिशा दोनों चेंज होती हैं वो क्या होती है आपके पास, एसी। तो ये एसी तो नहीं हो सकती, ये कौन सी आपके पास, डीसी। परंतु प्योर डीसी यहाँ पे नहीं है, तो इसका नाम क्या है, प्लस सेटिंग डीसी। तो याद रखें हाफ वेव रेक्टिफायर आपको प्लस सेटिंग डीसी प्रदान करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास कौन से बन गए,
भाई हाफ वो जो रेक्टिफायर है उसके अंदर आपको कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लिया जाता है, तो अपचाई ट्रांसफॉर्मर यूज लिया जाता है। यहाँ पे जो जब अपने एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाली जो आउटपुट डीसी है वो कौन से रूप में मिलेगी, प्लस सेटिंग रूप में आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जब अपन आवृत्ति दे रहे हैं, यहाँ पे जब अपन आवृत्ति दी 2 हर्ट्ज आवृत्ति यहाँ पे मैंने दे दी, तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में कितनी आवृत्ति मिलेगी, तो 1 2 कितनी मिलेगी 2। तो याद रखें ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एसी है, आवृत्ति जरूर है, यानी एसी के अंदर सॉरी डीसी के अंदर थोड़े एसी के गुण आ गए। यहाँ पर जो एसी के गुण आए आवृत्ति के रूप में उनको बोलते हैं रिपल आवृत्ति। क्या बोलते हैं, रिपल आवृत्ति, रिपल आवृत्ति। और रिपल आवृत्ति का मान कितना होता है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। क्या होता है, सप्लाई आवृत्ति के बराबर। सप्लाई आवृत्ति मैंने 2 हर्ट्ज दी तो यहाँ पर भी आपको कितनी मिली, 2 हर्ट्ज रिपल आवृत्ति मिली। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, रिपल आवृत्ति का। ठीक है, अब और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर से कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आगे, अब इसको मिटा देता हूँ। अब इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि आपके पास जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर कितने डायोड उपयोग में लिए जाते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने सर्किट बनाया था, उसके अंदर मात्र केवल कितने डायोड यूज लिए थे, 1। तो हाफ वेव के अंदर 1 डायोड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो ऐसा पूछ लेते हैं हाफ वेव के अंदर कितने डायोड यूज करते हैं, फुल वेव में कितने यूज करते हैं, या इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि भाई 1 डायोड कौन से रेक्टिफायर विधि में उपयोग लिया जाता है, हाफ वेव में, फुल वेव में, क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जो बात करते हैं किसी करते हैं इसकी आरएमएस वैल्यू की। एक बात ध्यान रखना, जो इसकी अपन सप्लाई देती है ना इसके अंदर इनपुट अपन ने कौन सी दी, एसी, तो वो तो ली जाएगी आरएमएस के अंदर। जो आउटपुट मिलेगी ना वो इसको अपन आरएमएस के अंदर नहीं ले सकते। किसके अंदर नहीं ले सकते, आरएमएस के अंदर। क्यों, आपको पता है आरएमएस वैल्यू सिर्फ एसी के अंदर होती है, डीसी के अंदर आरएमएस वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे आरएमएस तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन से ले सकते हैं, एवरेज। अब एवरेज क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि आपको पता है एवरेज किसका होता है एसी के अंदर, भाई एक ही साइड का होता है, दोनों साइड का एवरेज नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इस थ्योरी के अंदर पढ़ाया भी था कि अपन दोनों का एवरेज करेंगे तो एवरेज क्या होता है, दोनों का योग क्या होगा। मान लीजिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 नीचे वाला माइनस में 2, ऊपर वाला प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो पूरी साइकिल का एवरेज क्या बैठता है, 0। तो यहाँ पे तो एवरेज ले सकते हैं पूरी साइकिल कितनी, इतनी तो है, माइनस में तो है नहीं। तो ये तो हो गया इनपुट इसका, यानी कि हाफ वेव के अंदर इनपुट के रूप में आरएमएस वैल्यू का उपयोग किया जाता है, और आउटपुट के रूप में आपके किया जाता है एवरेज वैल्यू का। ठीक है, तो समझ गए। इनपुट के रूप में किसका यूज करते हैं, आरएमएस वैल्यू का। आउटपुट के रूप में आपके पास जो एवरेज वैल्यू है उसका मान लिया जाता है। और अब जो बात करते हैं इनका जो मान होता है वो कितना होता है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर अपने आउटपुट में देगा तो कितना देगा, तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है अपने पास, Vm/पाई, Vm/पाई। क्यों, यहाँ पे एवरेज लेंगे तो यहाँ पे पाई का मान रखा जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलेगा, एवरेज वैल्यू Vm/पाई। ठीक है, तो Vm रह जाएगा, यहाँ पे क्या 1, तो 1 के अंदर पाई का अपन मान देंगे, भाग देंगे तो कितना 0.318। यानी कि जो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर विधि होती है उसके अंदर एवरेज वैल्यू का अनुपात कितना होता है, 0.318 Vm के बराबर आपका होता है। अगर आपके पास कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पे आपको Vm का मान दिया हुआ होगा, तो Vm का मान रखना है, वो मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वैल्यू। और जो आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Vm/2। कितनी होती है, Vm/2। तो यहाँ पे क्या एक के अंदर अपन 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 Vm बच गया। तो यहाँ पे आप Vm का मान रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इतना समझ गए। अब बात करते हैं अपन फॉर्म फैक्टर की। किसकी बात करते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, और एक होता है अपने पास पिक फैक्टर। पिक फैक्टर क्या होता है, शिखर मान बटे आरएमएस मान। और जो आपके पास फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, आरएमएस बटे एवरेज मान। ये होता है, क्या होता है, पिक फैक्टर होता है शिखर बटे आरएमएस। आपने ऐसी थ्योरी के अंदर पढ़ा भी होगा, और ऐसी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो आप हमारे जो बैक के वीडियो हैं, यानी पीछे जो वीडियो रहे हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं।
तो पिक फैक्टर क्या होता है, शिखर मान बटे आरएमएस मान होता है। तो शिखर मान यहाँ पे क्या है, वीएम है, ये क्या होगा मेरे पास शिखर मान होगा। और जो आपके पास आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई है कितनी है, 0.5 वीएम, 0.5 वीएम। तो वीएम से वीएम कट जाएगा तो ऊपर बच गया 1 और नीचे 0.5, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 2। तो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर विधि होती है, उसके अंदर पिक फैक्टर का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका फिक्स हमेशा 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और फॉर्म फैक्टर की बात करूं तो आरएमएस बटे क्या, एवरेज। आरएमएस मान कितना मेरे पास 0.5 और जो 0.5 वीएम, और यहाँ पे जो एवरेज मान है वो कितना 0.318 वीएम। वीएम से वीएम कैंसिल हो गया, 0.5 के अंदर 0.318 का अपन डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.57, ठीक है। आगे वीएम से वीएम कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो मात्रक भी नहीं आएगा। तो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, उसके अंदर फॉर्म फैक्टर मान कितना होता है, 1.57 होता है, और पिक फैक्टर मान 2 होता है, और आरएमएस वैल्यू का मान 0.5 वीएम होता है, और आउटपुट यानी एवरेज का मान कितना होता है 0.318 वीएम यहाँ पे होता है। तो ये मान आपको लिख लेने, याद भी करने। अब आते कैसे ये मान, किस प्रकार अपने को ज्ञात कर सकते हैं, तो वो अपने पास अवकलन समाकलन विधि, उसके बारे में आपको यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा। क्यों, इसलिए नहीं बताऊंगा, अगर उसको मैं बताने लग गया तो आप वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और आप जो ये मान बताऊँ वो मान भी आप भूल जाओगे पूरे। तो आपको पहले मान याद करने में, आपको अगर आपको ये मतलब मान किस प्रकार आए हैं उनके बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो बात करता हूँ ये करता हूँ कि आपके पास ये तो मान हो गए अपने पास आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, इनके मान हो गए। अब जो बात करते हैं वो करते हैं रिपल घटक के बारे में, रिपल घटक के बारे में। इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिपल घटक कितना होता है। तो रिपल घटक अगर आपको निकालना है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, यानी इसकी जो आरएमएस वैल्यू है बटे एवरेज वैल्यू। भाई आरएमएस का मान मैंने अभी बताया था, एवरेज का मान भी बताया था, उनके स्क्वायर करिए -1 कर दो। ये इसका फॉर्मूला होता है रिपल घटक निकालने का। तो इस पर आप इसको निकाल सकते हो, अब निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका मान जो आएगा मेरे पास फिक्स बता देता हूँ, 1.21 ही आएगा, हमेशा चेंज नहीं होगा। इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दो, तो आपके कितना हो जाएगा, 121% हो जाएगा। अगर सीधा मान पूछे आपको तो यानी रिपल घटक का मान कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, तो कितना होगा 1.21 होगा। अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ मिले तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। 100 से गुना करने पर कोई संख्या आपके परसेंटेज में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आपके पास रिपल घटक। तो इसको आपको याद करना है, इस फॉर्मूले को इसलिए याद करना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, संख्या मिल जाए तो मान तो इतना ही आएगा, 1.21 ही आएगा, मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास चाहे हाफ वेव कौन सा भी हो, कितनी भी वोल्टेज दी जाए, कितनी करंट दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो रिपल घटक हमेशा 1.21 रहेगा आपका, फिक्स ही, चेंज नहीं होगा। आप अगर निकाल के भी देखोगे ना, अगर आप पूरा क्वेश्चन लेके चलोगे तो भी कितना आएगा 1.21 आएगा। जिस प्रकार आपके 0.707 वीएम होता है एसी करंट के अंदर, तो वो 0.707 ही रहेगा यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितनी वोल्टेज दो, कितनी कुछ दो, 0.707 रहेगा। अब मान लीजिए फॉर्म फैक्टर है मेरे पास 1.11 होता है, तो वो 1.11 रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप वोल्टेज कितनी दो, कितनी करंट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना रहेगा 1.11। उसी प्रकार ये भी यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। तो मैं फिक्स मान आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मान बहुत बार पूछे जाते हैं, जो आपको मतलब चक्रों में डाल देते हैं कि भाई ये तो हमें पता ही नहीं, आप ऐसे सोच लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को रोक कर इसको लिख लेना और याद कर लेना, मानों को 1-2 बार पढ़ोगे आपके याद हो जाएंगे ढंग से। तो रिपल घटक का मान कितना होगा 1.21 यानी 1.21, और परसेंटेज के अंदर कितना होता है 121%। किसी संख्या को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना उसको कर दो। और अब जो बात करते हैं अपन करते हैं दक्षता की। क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनकी दक्षता कितनी होती है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है। तो दक्षता निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 होता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। और आउटपुट जो आपको इसको यहाँ पे आउटपुट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगी। इनपुट क्या होगा अपने पास, आरएमएस वैल्यू होगी। इन दोनों का अनुपात करिए 100 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 40.6%। और चाहे आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर विधि का अगर आप उपयोग करते हो, चाहे कितने बड़ा आपके पास विधि हो, कितने बड़ा ट्रांसफार्मर हो, कितने बड़ा डायोड हो, कुछ भी हो आपके पास, कितनी वोल्टेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो उसकी दक्षता कितनी रहेगी 40.6%। अगर आप अपन इससे आगे जस्ट बात करेंगे फुल वेव के अंदर, वहाँ पे 2 डायोड यूज करेंगे तो 2 से इसको गुना कर देना है, क्योंकि 2 गुनी हो जाएगी दक्षता आपकी, क्या हो जाएगी 2 गुनी, तो 81.2%।
ठीक है। तो 3 डायोड काम नहीं करेंगे, डायोड हमेशा 2 ही काम करते हैं, अधिकतम 3 काम कर नहीं सकते, उसके बारे में बात करूँगा कैसे करते हैं 2 ही काम। तो इसकी दक्षता कितनी होती है हाफियों की, 40.6% यहाँ पे आपकी होती है। इसको आप आउटपुट बट्टे इनपुट इंटू 100 करके भी निकाल सकते हो। अब जो बात करते हैं अपने करते हैं भाई भारधारा की। आपके अगर भाई कोई डायोड है, डायोड के अंदर से जो करंट बहती है वो भारधारा के बराबर होगी, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि यहाँ पे जब मैंने लोड लगाया था इस प्रकार, तो ये डायोड के श्रेणी क्रम में था। किसके क्रम में था, डायोड के श्रेणी क्रम में। जब यहाँ से करंट गई तो वही इसके पास पहुंची होगी, क्योंकि क्रम कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम, तो करंट में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ से 2 एम्पीयर गई थी तो डायोड के अंदर से कितनी गुजरी, 2 एम्पीयर, लोड के पास कितनी पहुंची, 2 एम्पीयर। तो यहाँ पे डायोड में बहने वाली करंट लोड धारा के बराबर होती है। लोड धारा यानी यहाँ पे जो लोड लगा है उसके बराबर होगी हमेशा। तो ये क्वेश्चन भी आपके मतलब मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे उठाए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आ चुके हैं एग्जाम में। सारे आए हुए क्वेश्चन उठाए हैं, उनके मान मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं यहाँ पे सिद्ध करके तो दिखा नहीं सकता अभी, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा लंबा, तो आपके काम आएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आपको मान पूरी बता देता हूँ, सारे मान बता रहा हूँ। और इसके अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो आप एक बार इस वीडियो 1-2 बार देखोगे तो मेरे हिसाब से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो डायोड में बहने वाली यानी करंट जो होती है वो लोड धारा हमेशा बराबर रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये पूछ लिया जाता है कि डायोड में बहने वाली जो करंट है वो कितनी होती है, किसके बराबर होती है, तो लोड धारा के बराबर होगी। ऐसा भी दे दें कि लोड धारा कितने, 5 एम्पियर, तो डायोड में बहने वाली करंट कितनी होगी यहाँ पर, तो 5 एम्पियर ही होगी, बराबर होती है। मैंने अभी बता दिया आपको क्यों होती है, क्योंकि क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम, समझ गए। और एक आता है पिक इनवर्स वोल्टेज का, एक इसका आता है पिक इनवर्स वोल्टेज का आता है, उसके बारे में बता। पिक इनवर्स वोल्टेज यानी PIV, पिक इनवर्स वोल्टेज। इसमें जो पिक इनवर्स वोल्टेज होती है वो क्या होती है, VM होती है। अब पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है इसके बारे में अपन बात करें तो कोई भी डायोड है उसको अपना अगर सप्लाई पे जोड़ते हैं तो उसकी जो अपने पास रिफ्लेक्शन लेयर होती है उसको तोड़ने वाली जो वोल्टेज है विपरीत यानी बैक की तरफ, यानी कि रिवर्स बायस अवस्था में उसको अगर रिवर्स बायस अवस्था के अंदर अगर उसकी रिफ्लेक्शन लेयर टूट जाए तो वो क्या होगी, उसकी पिक इनवर्स वोल्टेज होगी। अगर आपके फॉरवर्ड में टूट जाए तो फॉरवर्ड पिक इनवर्स वोल्टेज होगी। तो पिक इनवर्स वोल्टेज VM के बराबर होती है, यानी जो मैक्सिमम वोल्टेज है, वोल्टेज जो मैक्सिमम मान है, क्यों ऐसे चलेगी आप, ऐसे आप इस प्रकार चलेगी तो ये जो मान होगा इसका मैक्सिमम इसके बराबर होगी, कौन, पिक इनवर्स वोल्टेज। अब यहाँ पे कई बार जब मैं यहाँ पे क्रम कौन सा ले रहा हूँ, सॉरी साइकिल कौन सी ले रहा हूँ, साइन वेव। अगर आप कभी त्रिभुजाकार का पूछ लिया जाए, कभी आपको वर्गाकार का पूछ लिया जाए, ठीक है, वर्गाकार हो चाहे आयताकार, एक ही बात है। तो इसका जो मान रहेगा VM/√2 रहेगा, और इसका जो मान रहेगा VM/√3 × √2 तो हो गई होगा, √3 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सी त्रिभुजाकार के अंदर √3 आता है। ठीक है। और ये तो हो गया, ये चीज़ क्या है, RMS वैल्यू, यानी त्रिभुजाकार के लिए RMS वैल्यू कितनी है, VM/√3 × √2। वर्गाकार के लिए कितनी है, VM/√2 है। तो ये था अपना RMS वैल्यू किसकी, त्रिभुजाकार की और वर्गाकार की। अब √3 है, √3 × √2 है, तो दोनों को अपन एक ही रूट में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, एक ही रूट में। तो √3 × 2 यानी दोनों रूट में आ गए, तो 3 दूनी 6, तो VM/√6 होता है किसका, त्रिभुजाकार तरंग का मान। वो तो वर्गाकार तरंग का VM/√2 होता है। और इनकी जो दक्षता होती है, एक डायोड जहाँ पे यूज किया जाए, एक डायोड की दक्षता हमेशा 40.6% रहेगी। ठीक है, 40.6% ही रहेगी, पूरी नहीं रहेगी, क्योंकि पहली बात तो वो हाफ को करता है कंप्लीट, यानी हाफ जो साइकिल होती है उसी को बाहर निकालता है। तो आधी तो हो ही गई, और पूरी क्योंकि 100% तो होती नहीं। अगर मान लीजिए कोई डायोड है मेरे पास, वो 100% कार्य नहीं कर सकता, तो वो लगभग कितना काम करता होगा। अगर भाई वो साइकिल दोनों बाहर निकाल दे, प्लस माइनस वाले दोनों बाहर निकाल दे, इसका मतलब 100 तो नहीं है उसकी दक्षता, पर 100 से कम है। अब 100 से कम कितनी होती है, लगभग 81.2% होती है। अब डायोड आधी साइकिल तो बाहर निकाला है तो उसकी आधी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो कितनी हो जाएगी, 40.6%। अगर आपको 2 डायोड की पूछी जाए दक्षता तो कितनी हो जाएगी, 2 से गुना कर दो। अगर 3 डायोड की पूछी जाए तो भी आपके 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको क्यों करना पड़ेगा, एक बार में सिर्फ केवल और केवल 2 डायोड काम करते हैं। ठीक है, तो कितने डायोड काम करेंगे, एक बार में 2 ही डायोड काम करेंगे। इससे दक्षता भी कितनी रहेगी, दुगनी रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से आपके हाफ वेव कंप्लीट हो चुका है। हाफ वेव के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सारे बताने की कोशिश की है। और अब किसी दिक्कत आती है कि सर ये मान कैसे आया, √2 कहाँ से आया, √3 कहाँ से आया, तो आप हमारे ऐसी थोड़ी की वीडियो देख सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ मान हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। जब भाई ये दक्षता 40.6% कहाँ से, तो मैंने इन RMS वैल्यू और क्या बताइए आपको, जो मेरे पास एवरेज वैल्यू वो मैंने बताई है, तो उनके माध्यम से इनका मान आता है। अगर अपन उनको पॉइंटों में मान लेते हैं, फिक्स पॉइंटों में मान ले लेते हैं, तो हमेशा मान कितना आएगा, 40.6% आएगा। अगर आप निकाल के देखोगे पूरा 40.6% नहीं आएगा, कितना आएगा, 36 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना 40.6% होता है फिक्स मान। तो आपको यही मान याद करना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सबसे पहले एक काम करना, आप गूगल पे जाना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर्च करना किसके, हाफियों के, ठीक है, उनको निकालने ट्राई करना। क्योंकि आजकल क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको चीज़ें सिद्ध करने कभी नहीं पूछेंगे। आप या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे या सीधा क्या पूछ लेंगे, मान पूछ लेंगे। मान कभी चेंज नहीं होते, मान जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर का मान कितना रहेगा, 1.11, तो वो 1.11 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसका जो मान कैसे आया उसके बारे में वो तो बात होगी एक्स्ट्रा नॉलेज की। भाई अपनी नॉलेज लेनी है एक्स्ट्रा, भाई अपने को कहीं पे पढ़ाना है, अपने कुछ करना है। अगर आपको सिर्फ नौकरी लगना है, नौकरी लगने का उद्देश्य है, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने इतने याद रखना 1.1 अब कैसे मान आया उतनी चीज़ को याद करेंगे। इससे अच्छा ना अपने 1.11 को याद कर लें, तो आपको उतना मान याद करना है, ठीक है। अब आप सोचो सर रटवा रहे हो आप, तो मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपके जो आपके जो JVNL है उसके अंदर, बिजली बोर्ड है उसके अंदर वैकेंसी आने वाली है। तो आपके लिए यही फायदा होगा कि जो मान है उनको एक बार रट लिया जाए, ठीक है। और जब टाइम होगा तो मैं आपको ये ज़रूर हर चीज़ गहराई से बताऊँगा, एक वीडियो में बताऊँगा। ऐसे मेरे वीडियो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल सब्सक्राइब करते रहना, शेयर भी करते रहना। और इस वाले वीडियो में अपन यहीं तक बात करें। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।